मेडिटेरेनियन सी, जो कि लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में यूरोप, साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में एशिया जैसे बिग कॉन्टिनेंट्स आए हुए हैं। इसी मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट साइड पर आए हुए दो कंट्रीज इजराइल और लेबनान के बीच 10 साल से भी पुराना एक बॉर्डर इशू चल रहा है। हम जो बॉर्डर इशू की बात कर रहे हैं वो कोई लैंड के लिए नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन सी में ज्यादा कंट्रोल के लिए है। प्रेजेंटली दोनों कंट्रीज के बीच कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, यानी दोनों कंट्रीज के बीच टेक्निकली एक वॉर चल रही है। रिसेंटली इस इशू को सॉल्व करने के लिए यूएस ने इंटरवीन किया है। यूएस के इंटरवेंशन में दोनों दुश्मन कंट्रीज के बीच फिलहाल एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन लेबनान के प्रेजेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इस एग्रीमेंट की सस्टेनेबिलिटी के सामने एक क्वेश्चन अभी भी खड़ा हुआ है। इस इशू को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स जैसे कि टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे टर्म्स को समझना पड़ेगा। जो भी कोस्टल कंट्रीज होती है वो अपने समुद्र तट के पास वाले सी स्ट्रिप पर अपना पूरा कंट्रोल रखती है, लेकिन इस कंट्रोल को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। साल 1982 में एक ट्रीटी अस्तित्व में आई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे यूएन क्लोज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो सभी मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। वर्ल्ड की करीब 168 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। इस इंटरनेशनल लॉ ने डिफरेंट टाइप्स के मैरीटाइम जोन्स बनाए हुए हैं और इसी मैरीटाइम जोन्स के मुताबिक कोस्टल कंट्रीज अपने समुद्र तट के पास वाले सी पर डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल रखती है। जैसे कि कोस्ट की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 20 किलोमीटर तक के मैरीटाइम एरिया को टेरिटोरियल सी कहते हैं, जो उस कंट्री की सॉवरेन टेरिटरी होती है। टेरिटोरियल सी से आगे और 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को कंटिग्यूअस जोन कहते हैं। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहा जाता है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक आप फिशिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर मान लो कि एक कंट्री का टेरिटोरियल सी एरिया या कंटिग्यूअस एरिया दूसरे कंट्री के साथ ओवरलैप हो तो उस केस में क्या होगा? अगर टेरिटोरियल सी ओवरलैप हो रहा हो तो एक एग्रीड मिड पॉइंट को ही बाउंड्री माना जाएगा, लेकिन अगर कंटिग्यूअस एरिया ओवरलैप हो रहा हो तो इसे सॉल्व करने के लिए कोई स्टैंडर्ड रूल अवेलेबल नहीं है और इस केस में इन्वॉल्व कंट्रीज को नेगोशिएट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। अब बात करते हैं इजराइल लेबनान मैरीटाइम बॉर्डर इशू के बारे में। साल 2010 में लेबनान ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को आउटलाइन किया और 131 किलोमीटर की बॉर्डर सेट करके इसका प्रपोजल यूएन को सबमिट कर दिया। एक साल बाद इजराइल ने भी अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रपोज किया, जिसकी बॉर्डर लेबनान के प्रपोज बॉर्डर को ओवरलैप करते हुए 16 किलोमीटर अंदर रखी गई और इस तरह से 860 स्क्वायर किलोमीटर का पैच एक डिस्प्यूटेड ओशन एरिया बन गया। दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर सोर्स करिश गैस फील्ड है। ये एक नेचुरल गैस रिजर्व है। इजराइल ने क्लेम किया है कि ये गैस फील्ड पूरी तरह से उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, लेकिन इजराइल ऐसा क्यों चाहता है? दरअसल इजराइल ने साल 2010 में करिश में 2 गैस फील्ड्स की डिस्कवरी की थी जो इसे एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर बनाने में मदद कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जो देश दुनिया के एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। इसके सामने लेबनान भी दावा कर रहा है कि करिश गैस फील्ड लेबनान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। दरअसल विवाद करिश गैस फील्ड के अलावा काना गैस फील्ड को लेकर भी है। चलिए अब जानते हैं कि इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सका। तो सॉल्यूशन छुपा है द लाइन 23 में। हुआ ये कि इस एग्रीमेंट में एक लाइन 23 करके बॉर्डर लाइन प्रपोज की गई है जिस पर दोनों कंट्रीज एग्री हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इजराइल ने प्रपोज की थी लाइन 1 और लेबनान ने लाइन 29, जबकि डील में प्रपोज लाइन 23 इन दोनों लाइंस के बीच में बनाई गई है। इस एग्रीमेंट के टर्म्स के मुताबिक करिश गैस फील्ड को डेवलप करने का फुल राइट्स अब इजराइल के पास रहेगा, जबकि काना गैस फील्ड को डेवलप करने का फुल राइट्स लेबनान के पास रहेगा। लेकिन काना गैस फील्ड एक्चुअली में लाइन 23 के साउथ तक एक्सटेंड होता है, जिससे अब इजराइल काना गैस फील्ड की रॉयल्टी का एक पार्ट ले सकेगा जिसका मेंशन इस एग्रीमेंट में किया गया है।
अब बात करते हैं कि इस डील से किसे फायदा होगा। इजराइल दशकों से गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। कई सालों तक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहने के बाद 2004 में इजराइल ने अपने ऑफशोर गैस फील्ड से नेचुरल गैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। इस डील से इजराइल अब करीब के 2.4 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जितने नेचुरल गैस को एक्सप्लोइट कर सकेगा। जैसा कि लेबनान की इकोनॉमी पूरी तरह से सेटल्ड हो गई थी, इस सिचुएशन में ये मैरीटाइम डील फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अनलॉक करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है, जिससे कि लेबनान अपने डिप्रेसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में से बाहर आ सकता है। इजराइल इस डील से काफी खुश है, क्योंकि इजराइल मानता है कि इस तरह के एग्रीमेंट पर साइन करने का मतलब ये है कि लेबनान की हिजबुल्लाह गवर्नमेंट की टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी आएगी। इस डील से यूरोप भी काफी खुश है, क्योंकि रशिया के यूक्रेन इन्वेशन के बाद से ही यूरोप नेचुरल गैस के लिए किसी ऑल्टरनेटिव की खोज में था, जो उसे इस डील के फॉर्म में दिख रहा है। ये डील भले ही समझने में आसान लग रही हो, लेकिन इस डील में अभी भी कई लूप होल्स है। एक्सपर्ट की माने तो इस डील का बिगेस्ट लूप होल ये है कि इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि इस डील के पास होने के बाद इजराइल को काना फील्ड की कितनी रॉयल्टी मिलेगी। अगर हम अदर कंट्रीज के साथ इजराइल के एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे को सॉल्व करने में इजराइल को काफी मुश्किलियां हमेशा से आती है। इजराइल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया था और दोनों देश 2006 में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये बात श्योर है कि इस डील से दोनों देशों के बीच नए कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि लेबनान की राजनीति पर अपने पावरफुल कंट्रोल के बावजूद हिजबुल्लाह ने इस डील का विरोध क्यों नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इजराइल के खिलाफ युद्ध करने की हिजबुल्लाह की एबिलिटी काफी कम हो चुकी है। कुछ स्पेकुलेशन ऐसे भी है कि लेबनान के पास ऑयल और गैस सेक्टर को अपने दम पर ऑपरेट करने के लिए इनफ मैकेनिज्म्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर प्रॉपर रिफॉर्म्स लाए बिना इम्प्लीमेंट किया गया तो मनी वेस्ट होने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। जो भी हो, इस डील को सक्सेसफुल बनाने के यूएस के कई फेल्यूर्स के बाद भी आज ये डील राइट हिस्टोरिक टाइम पर साइन हुई है, क्योंकि आज लेबनान इकोनॉमिक क्राइसिस से ग्रस्त है और इजराइल अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से।